वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। और आपको बता दूं, जियोग्राफी आपने चाहे मेजर सब्जेक्ट आपका है चाहे माइनर सब्जेक्ट है, दोनों स्थितियों में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। आज का जो वीडियो है फिजिकल जियोग्राफी का होगा और फिजिकल जियोग्राफी ही आपको पढ़ना होता है मेजर और माइनर दोनों में। अधिकतर विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर सेम ही होता है, लेकिन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्या है, उसमें ह्यूमन जियोग्राफी को भी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। अच्छा, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का इन सभी की परीक्षाएं जो होंगी वो लिखित होंगी। राम मनोहर लोहिया की परीक्षाएं लिखित होंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी देखिए, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, सोच रहे हैं कि आपकी परीक्षा कैसी होगी, तो फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे ही आपकी परीक्षा थर्ड सेमेस्टर में हुई थी या फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी, सेम वैसे परीक्षा आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में होगी। यानी कि अगर जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इस तीनों सेमेस्टर की परीक्षा सेम होगी और सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, इन तीनों की परीक्षा सेम होगी। तो आप अगर सम सेमेस्टर, हालांकि अब इस समय विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आ रही हैं नवंबर दिसंबर से, तो आप सभी को करना क्या है कि आपकी परीक्षा जिस टाइप की हुई थी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसी आपकी परीक्षा हुई थी वैसी थर्ड सेमेस्टर में होगी। और जो छात्र हैं थर्ड सेमेस्टर से अब की बार फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं, तो उनकी परीक्षाएं जिस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में हुई थी उस प्रकार से होंगी, ठीक है। तो उसी टाइप से आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन एक प्रकार से कम्युनिटी में पोस्ट किया था, उसमें लगभग बहुत सारे लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर रिक्वायरमेंट थी। सब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई उसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। 2023 वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, 2024 में इंक्लूड मैं कर दूंगा। बाकी और भी क्लासेस जियोग्राफी की इस समय चल रही हैं और वो आप लोग देखिए। बाकी 2023 वाले मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा। अधिकतर विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी उसमें सॉल्व करवा दिया गया है। तो आज का जो जियोग्राफी का मॉडल पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। बिना समय खपत किए हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लगभग 1 से 1 घंटे के अंदर हम जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने छांटा है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि आपकी परीक्षा में 2024 में पूछे जा सकते हैं और आने वाली परीक्षा 25-26 इन सभी के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो मेजर और माइनर दोनों की परीक्षा की दृष्टि से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मुख्य रूप से आपको पढ़ना होता है भौतिक भूगोल के बारे में। सेकंड सेमेस्टर में आप मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन माइनर वाला कोर्स जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, उसमें बस केवल आपको ह्यूमन सब्जेक्ट ह्यूमन जियोग्राफी का भी लगभग 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जियोग्राफी में खास करके फिजिकल जियोग्राफी का ही प्रश्न मेजर माइनर दोनों में आता है। जिस यूनिवर्सिटी में अधिकतर विश्वविद्यालयों में जो प्रश्न पत्र होता है, जो मेजर का प्रश्न पत्र टाइप होता है वैसे ही माइनर का होता है। लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में मेजर जो सब्जेक्ट होता है उसकी परीक्षा फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में लिखित होती है, यानी आप जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है। और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं वहाँ की ऑब्जेक्टिव होती हैं। लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसकी परीक्षाएं हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी अन्य विश्वविद्यालयों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा ही। चलिए, जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल की जो शाखाओं की अगर बात की जाएगी तो भौतिक भूगोल की मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती। कौन कौन सी भाई? भौतिक भूगोल की पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान, यानी जिसको आप स्थल मंडल बोलते हैं। दूसरा होता है जलवायु विज्ञान, जिसको आप वायुमंडल बोलते हैं। तीसरा होता है समुद्र विज्ञान, जिसको आप जल मंडल बोलते हैं। और चौथा होता है आपका जीव भूगोल, जिसको आप जीव मंडल या जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 शाखाएं मुख्य रूप से होती है किसकी भाई? भौतिक भूगोल की। ये बात ध्यान रखेंगे। पहले अगर बात की जाए जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी की 2 मुख्य धाराएं होती हैं। एक होती है भौतिक भूगोल और एक होती है मानव भूगोल, ठीक है। यानी एक ह्यूमन जियोग्राफी और एक फिजिकल जियोग्राफी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी, आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में आप देखते हैं प्रादेशिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जितनी भी भौतिकी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 4 शाखाएं होती हैं भौतिक भूगोल की, फिजिकल ज्योग्राफी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कासल द बफन या कांट या फिर लाप्लास, यहाँ पर लाप्लास कर लें, लाप्लास या फिर जेम्स जीन्स। तो जेम्स जीन्स की अगर बात की जाए तो जेम्स जीन्स जो है उनकी परिकल्पना का क्या नाम है भैया? जेम्स जीन्स की परिकल्पना का नाम है ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? तर्कपूर्ण परिकल्पना। अच्छा, जेम्स जीन्स की परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना है। और कांट की परिकल्पना की अगर बात की जाए तो कांट की परिकल्पना है वाव्य राशि परिकल्पना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन, कास्ते द बफन की जो एक प्रकार से थियरी है, कास्ते द बफन की थियरी का क्या नाम है भाई? कास्ते द बफन की थियरी का क्या नाम है? आप लोग सभी लोग बताएं कमेंट करके। चलिए, कास्ते द बफन, तो कास्ते द बफन की ही जो एक प्रकार से जो सिद्धांत है वो सबसे फेमस सिद्धांत है कास्ते द बफन का ही, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कास्ते द बफन की अगर बात करें तो कास्ते द बफन जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति एक रहस्य थी। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक रहस्य भी है। और 1749 ईस्वी में सबसे पहले ये आते हैं, 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं कास्ते द बफन, उन्होंने पहली बार जो है इसको जानने का प्रयास किया 1749 ईस्वी में। इसीलिए इनकी परिकल्पना को ही एक प्रकार से, कास्ते द बफन की परिकल्पना को ही एक प्रकार से तर्क संगत बताया जाता है। और सबसे पहले 1749 ईस्वी में ये इन्होंने पृथ्वी की रहस्य का पर्दाफाश करने का काम किया। जो पृथ्वी का उत्पत्ति का सिद्धांत है वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी सिद्धांत है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। एक तो है खास करके एक तारक परिकल्पना और एक है द्वितारक परिकल्पना, यानी कि एक है अद्वैतवादी संकल्पना और एक है द्वैतवादी संकल्पना। चलिए इसमें हम समझ लेते हैं पूरा विस्तार से कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किस प्रकार से चीजें कही गई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने प्रतिपादित करी। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी का ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत आए हैं और वो आपको समझ में कैसे आएंगे या फिर कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना को कितने भागों में बांटा जाता है? तो एक दो भागों में, एक है अद्वैतवादी संकल्पना और एक है द्वैतवादी। द्वैतवादी मतलब जिसमें दो तारों को लेकर के बताएगा कि दो तारों के आपस में लड़ने से या आपस में खिंचाव के कारण से पृथ्वी और इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। कुछ विद्वान है जो कि एक ही तारे से स्वीकार करते हैं, उसको अद्वैतवाद में रखा जाता है। तो एक तारक परिकल्पना जिसको होती है उसी को अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। द्वैतवादी परिकल्पना को द्वितारक परिकल्पना या द्वैतवादी कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। यानी अद्वैतवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट और द्वैतवादी को बोलते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें दो तारे होते हैं द्वैतवादी में। अद्वैतवादी आ माने होता है नहीं, अद्वैत मतलब कि दो नहीं है, एक ही तारे की बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे तो एक अद्वैतवादी है, एक द्वैतवादी है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा का और खा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर गा। लेकिन अद्वैतवादी जो संकल्पना है उसमें जैसे कांट महोदय की है वाव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, वो बड़ी फेमस है। इसके अलावा लाप्लास की है निहारिका परिकल्पना, ठीक है। लाकियर की है उल्का पिंड परिकल्पना, जेम्स जीन्स की है ज्वारीय परिकल्पना। तो ये सब बड़ी फेमस परिकल्पना है। इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना मतलब वाव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। जर्मन दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और लाप्लास की अगर बात की जाए तो लाप्लास जो है फ्रांस के निवासी थे, खगोल और गणित शास्त्री हुआ करते थे। 1796 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक आती है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, और उस पुस्तक में ही इन्होंने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया, ठीक है। किसने किया? तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गा ऑप्शन। अब इस प्रश्न के हिसाब से थोड़ा सा और आप जानिए। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वाव्य राशि परिकल्पना, वाव्य राशि परिकल्पना क्या है भैया? इमैनुअल कांट की है। इमैनुअल कांट यानी ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, ठीक है। तो इमैनुअल कांट की परिकल्पना है। कब आई भैया? कब आई? 1755 में आई। कब आई? 1755 ईस्वी में आई, ठीक है। कहाँ के दार्शनिक हैं इमैनुअल कांट? जर्मनी के दार्शनिक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्लियर हो गई। तो ये हुआ एक प्रकार से वाव्य राशि परिकल्पना। वाव्य राशि परिकल्पना में कांट कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण या फिर देव जो होते थे वो निर्मित खासरे कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे जो ब्राह्मणों के द्वारा या देवों के द्वारा बनाए गए थे, ऐसा मानते हैं।
ये पदार्थ अत्यंत कठोर थे, शीतल थे, गतिहीन हुआ करते थे और आपसी आकर्षण के कारण से कण जो होते थे एक दूसरे से टकराने लगते हैं और इसी आपसी टकराव के कारण से क्या होता है, ताप और भ्रमण की गति का आविर्भाव होता है और ताप में निरंतर वृद्धि होती है और जिस कारण से जो पदार्थ होते हैं, जो रॉ मटेरियल उधर उधर फैले होते हैं, वो एक वाव्य राशि में परिवर्तित होने लगते हैं। ताप और भ्रमण की गति के परिणाम के स्वरूप क्या होता है कि इसका स्वरूप शीतल और नौ छल्लों में बढ़ जाता है। नौ छल्ले निहारिका से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे छल्ले से सभी पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित होकर के एक गांठ के रूप में एक प्रकार शीतल होकर के जम जाते हैं और नौ ठोस पदार्थों का निर्माण होता है जो आगे चल करके नवग्रह के रूप में बदल जाते हैं। मौलिक निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह जाता है वह सूर्य बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि इस प्रकार से मतलब उत्पत्ति होती है पृथ्वी और नवग्रहों की। तो ये है इमैनुअल कांट की परिभाषा। यहाँ पर निहारिका परिकल्पना है। एक निहारिका परिकल्पना को दिया है किसने? लाप्लास महोदय ने। लाप्लास महोदय ने कब दिया? 1796 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1796 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। उसी पुस्तक में दिया। लाप्लास निवासी हैं भाई फ्रांस के, खगोल शास्त्री थे, गणित विज्ञान के बारे में भी इनको जानकारी हुआ करती थी लाप्लास महोदय को। लाप्लास महोदय ने अगर बात की है तो उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही गर्म गैसीय निहारिका हुआ करती थी। मतलब शनि ग्रह के आकार, अगर आप शनि ग्रह को देखेंगे तो ठीक वैसा ही कुछ ये बताते कि शनि ग्रह जैसा कुछ आकार हुआ करता था, जिसका विस्तार कई अरब किलोमीटर तक हुआ करता था। अपनी कक्षा पर वो अत्यंत तेजी से घूम रहा था या घूम रही थी और फिर क्या हुआ, इस तीव्र गति से ऊपरी भाग की गर्मी में फैलने, मतलब उसमें जब लगातार घूम रहा था वो, तो इससे क्या हुआ, घर्षण के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है और उसका ऊपरी भाग जो है वो शीत मतलब ठंडा होता है और जो निचला भाग होता है वो गर्म हो जाता है और इसका आयतन जो है घटने लगता है। इससे निहारिका सिकुड़ने लगती है और गति विज्ञान के अनुसार अगर बात की जाए तो परिभ्रमण तीव्र जब हो जाता है तो उसी तीव्रता के कारण से अपकेंद्र बल या अभिकेंद्र बल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अपकेंद्र बल में वृद्धि होती है, क्योंकि एक तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति पदार्थ को बाहर की अपेक्षा केंद्र की ओर लाने में समर्थ थी, जबकि दूसरी तरफ अपकेंद्र बल पदार्थ को केंद्र से बाहर फेंकने में समर्थ हो गया और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऊपरी पट्टी जो है विषुवत रेखीय भाग में भारहीन हो जाती है और छल्ले के समान विलग होकर के अपने स्थान से ही परिभ्रमण करते करते ये अलग होने लगते हैं और कुल मिलाकर के अपशिष्ट केंद्रीय निहारिका पूर्वावस्था में तीव्रता से परिभ्रमण करती रही और धीरे धीरे समय बीतता गया और छल्लों की दूरी निहारिका से काफी दूर हो गई और अनेक छल्ले जो है धीरे धीरे बंटने लगे। धीरे धीरे क्या हो, छल्लों का पदार्थ ग्रहों और उपग्रहों में संगठित होता चला जाता है और इस प्रकार से गैसीय पदार्थ के घनीभूत होने इसके पश्चात क्या होता है, ग्रह का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार से ग्रह बने, ग्रहों से उपग्रह बने, अपशिष्ट निहारिका ने सूर्य का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से ये बताते हैं लाप्लास महोदय। इन चीजों को मैं एक दिन समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है लाप्लास। दूसरे विद्वान अगले हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना की अगर बात की जाए तो ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया है भाई? ग्रहाणु परिकल्पना की बात की जाए, अच्छा देखिए, ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये एक तारक परिकल्पना नहीं है। ग्रहाणु परिकल्पना द्वितारक परिकल्पना है। ठीक है, इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना और लाप्लास की आपने देखी वो एक तारक परिकल्पना थी, अद्वैतवादी परिकल्पना थी। लेकिन जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये द्वैतवादी परिकल्पना है। चेम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने इसको दिया है, ये बात ध्यान दें। किसने दिया है? चेम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया है, द्वैतवादी संकल्पना है। रसेल का जो सिद्धांत है वो भी द्वैतवादी है। फ्रेड और होयल का जो सिद्धांत है वो भी मतलब द्वैतवादी संकल्पना है। लिटिलटन का जो नोवा सिद्धांत है, ठीक है, वो भी द्वैतवादी है। ठीक है, अद्वैतवाद में लाकियर की उल्का परिकल्पना हो गई, लाप्लास की निहारिका हो गई, कांट की वाव्य राशि परिकल्पना हो गई, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना हो गई, ये सब शामिल है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे, या सौरमंडल की उत्पत्ति का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो है वैज्ञानिक तरीका या सबसे सर्वमान्य तरीका जो है वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था। कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के पादरी थे, बेल्जियम के एक चर्च के पादरी थे जॉर्ज लेमन तेरे। उन्होंने 1967 ईस्वी में इन्होंने एक प्रकार से प्रस्तुत किया था खास करके। अच्छा, रॉबर्ट वेगनर ने प्रस्तुत किया बाद में 1967 में, और खास करके 1984 से 1900 के आसपास या उसके बाद में इन्होंने दिया, प्रस्तुत किया इसको। ठीक है, मतलब बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी की अगर बात की जाए तो बिग बैंग थियरी जो आती है वो सबसे फेमस है और सर्वाधिक मतलब महाविस्फोट का सिद्धांत जो है बड़ा फेमस सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के। और खास करके बिग बैंग थियरी जो है ब्रह्मांड परिकल्पना
इसको भी कहते हैं। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात भी ध्यान रखें। तो आपसे पूछेगा कि एडविन हब्बल ने कब प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो, तो आप बताएंगे 1920 में प्रमाण दिया उन्होंने। क्लियर। 1796 में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आती है। 1909 में ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन और मोल्टन की आती है। ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोट का सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। ठीक है, विस्तार से हम लोगों ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अंतरतारक धूल परिकल्पना किसकी भैया? आटो स्मिथ की है। ये बात ध्यान रखेंगे, आटो स्मिथ। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर देखिए ए का पहला होगा ए, खा का होगा बी, मतलब दूसरा। और ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन की है। अंतरतारक धूल परिकल्पना आटो स्मिथ की है। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 परिकल्पनाओं से प्रश्न आपसे पूछेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन 1 2 3 4 जो दिया है एक सीरियल से वही सही है, मतलब सबके सामने वाले सही है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न भी आ गया, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, जो युग्म तारा परिकल्पना या फिर जिसको आप नोवा परिकल्पना कहते हैं, इसको किसने दिया है? नोवा परिकल्पना को दिया है लिटिलटन ने। ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की है। उल्का पिंड परिकल्पना लाकियर की है। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेरे का है। ठीक है, तो इसका तीनों मतलब बिल्कुल ठीक ये भी है, ये भी सीधे सीधे आप मिला लीजिए। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। ऑप्शन नंबर इसका भी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, लगभग बताएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई भैया? पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आज से 4.6 अरब से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व या लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी का आकार कैसा है? वृत्ताकार बिल्कुल नहीं है। गोलाभ मतलब गोलाथ नहीं है। ठीक है, या गोलाभ, गोलाभ यहाँ पर होता, गोलाभ यहाँ पर भी गोलाभ कर लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गा में चूंकि लक्षवाब गोलाब दोनों दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षवाब और गोलाब। ठीक है, लक्षवाब और गोलाब ये दो मतलब ये एक ही बात मान सकते हो। लक्षवाब और गोलाब मतलब लक्षवाब गोलाब है पृथ्वी का आकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पृथ्वी का आकार ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, सौर मंडल का मुखिया ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य सौरमंडल का तारा है, तो सूर्य सौरमंडल का मुखिया भी है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है, बुध। फिर उसके बाद में आप देखते हैं पृथ्वी के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, फिर बृहस्पति, फिर इसके बाद में आप अरुण, शनि, इन सभी को नाम देते हैं। ठीक है, वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। आगे देखिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग और लगभग आप देखते हैं लगभग कितनी दूरी है भैया? लगभग और लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर, या जिसको आप 15 करोड़ किलोमीटर आप कह सकते हैं अगर कहना चाहें आप। अगर आप एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई आप देखते हैं कि लीले होता ही मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र, पहले क्या है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले होता ही मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र। ठीक है, एक युग में आप देखते हैं, आप अगर पूरी गणना अगर आप निकालेंगे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा इसको बताने में, तो इसीलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। लेकिन आप देखिए जो वहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले होता ही मधुर फल जानू। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब पूरी दूरी बता दी गई इसी चौपाई में। ठीक है, तो वो 15 करोड़ किलोमीटर ही निकलती है जब आप निकालेंगे। और आज जो वैज्ञानिकों ने निकाला वो भी 15 करोड़ है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य देखिए सौरमंडल का कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, शनि सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है इस पर जीवन संभव है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गा ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, बिल्कुल कौन सा भाई? बुध सबसे निकटतम ग्रह है। फिर उसके बाद में कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, अच्छा बुध जो है पृथ्वी मतलब सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन बुध पे सबसे ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि बुध पर एक प्रकार से दिनों में तो चूंकि बुध पर मरुस्थल बहुत ज्यादा है, तो बुध पर आप देखते हैं कि दिन में तो ज्यादा ठंड मतलब गर्मी होती है, लेकिन रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है।
इसीलिए सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बताते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है क्योंकि शुक्र जो है वहाँ पर रातों में भी और दिन में भी दोनों स्थितियों में वहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ का तापमान अधिक होता है। ठीक है, लेकिन बुध का दैनिक तापांतर ही आप देखते हैं बहुत ज़्यादा घट बढ़ जाता है, रातों में बहुत ठंडी पड़ती है और एक प्रकार से दिन में आप देखेंगे तो बहुत गर्मी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्लियर होगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, और अगर शुक्र की बात की तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न होंगे वो भी मैं बताता चलूँगा बीच बीच में जो भी आते रहेंगे। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, उसके बाद में फिर है शुक्र, फिर है मंगल और फिर है पृथ्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद में फिर आता है आपका बृहस्पति वगैरह। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, बताएं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है भैया? तो हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला मंदाकिनी, जिसको आप कहते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है, या मिल्की वे। तो मिल्की वे मंदाकिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है, और खास करके दुग्ध मेखला जिसको आप कहते हैं या मिल्की वे मंदाकिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, जेम्स जीन्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? तो जेम्स जीन्स ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था भैया? जेम्स जीन्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये बात ध्यान रखिए, किस परिकल्पना का भैया? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। एक प्रश्न आपसे पूछाता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है? वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हट्टन ने इस कथन को कहा था। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? तो व्यवस्थित भूगोल या फादर ऑफ सिस्टमेटिकल या सिस्टमेटिक जियोग्राफी के फादर कौन है? तो उसके फादर है इराटोस्थेनीज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, वर्तमान भूगोल के जनक या पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है वो वर्तमान भूगोल के जनक हैं। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस भूगोल के जनक हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। कुछ विद्वान भौतिक भूगोल का जनक पोसोडोनियस को भी बताते हैं। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसकी रचना में हाइड्रोजन और हीलियम तत्व की प्रधानता होती है? देखिए, अगर बात की जाए, अगर आप तारों पर चर्चा करेंगे, खास करके सूर्य के अंदर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों में हाइड्रोजन और हीलियम तत्व की प्रधानता होती है, बाकी पृथ्वी उपग्रह और ग्रहों में नहीं होती है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर के कितने ग्रह हैं भैया? 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह था प्लूटो, ठीक है, जिसको आप यम कहते थे। उस ग्रह को क्षुद्र ग्रह के रूप में घोषित कर दिया गया और अब वह एक ग्रह नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो अपने कक्षा से अलग हट करके चक्कर लगाता था सूर्य भगवान, मतलब सूर्य का, इसी दृष्टि से उनको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच कौन सा है? प्रथम श्रेणी का उच्चावच देखिए, पर्वत और पठार नहीं है। प्रथम पर्वत और पठार जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच है महाद्वीप और महासागर, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बने? सबसे पहले महाद्वीपों और महासागरों का विस्तार हुआ। महासागर और महाद्वीप के बनने से फिर पर्वत पठारों का निर्माण हुआ। पर्वत पठारों के बनने के बाद में नदियों का निर्माण हुआ। नदियों के बाद में फिर डेल्टा वगैरह नदियों से बनने लगे। तो ये सब एक प्रकार से घाटियाँ, जलप्रपात, ये सब नदियों के द्वारा ही बने, पर्वतों के बाद बने हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच हो जाएंगे ये सब। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? पर्वत और पठार। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर। क्लियर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले जिसका निर्माण हुआ उसी को प्रथम श्रेणी का उच्चावच, उसके बाद में जिसका निर्माण हुआ, या महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ किस पर? पृथ्वी पर, तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो गए। अब महाद्वीपों पर ही बनेगा पर्वत और पठार, महासागरों में पर्वत और पठार होते हैं, तो ये महाद्वीपों और महासागरों पर डिपेंड हैं, उसी पर स्थित हैं, इसीलिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। और पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है,
तो वो होते हैं पठारों पर आप देखते हैं, या पर्वतों से घाटियाँ और जलप्रपात का निर्माण होता है तो वो सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच पहुंच जाएंगे। नदियों से डेल्टाओं का निर्माण होता है तो वो और आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उच्चावच का कुछ नियम होता है, मतलब जो पहले आया उसको प्रथम श्रेणी, उसके बाद में जो बना उससे रिलेटेड है जो, ठीक है, वो द्वितीय श्रेणी का, फिर तृतीय का। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथियन ग्रीन जो हैं, इन्होंने ही चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वेगनर महोदय हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक। आप सभी को बता दूं, वेगनर महोदय जो है बहुत ही फेमस विद्वान है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मैंने ऑलरेडी कई बार आपको समझाया भी हुआ है। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या आपने नहीं जाना तो एक वीडियो उसको लेकर के मैंने बनाया था। वेगनर जो कहते हैं कि भाई महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, महाद्वीप बने स्थान से एक दूसरे। इन्होंने कहा कि पहले एक पृथ्वी हुआ करती थी, पृथ्वी मतलब पहले क्या पृथ्वी एक ही हुआ करती थी, वैसे पृथ्वी बहुत सारे पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, बहुत सारे ऐसे पिंड आपको मिल जाएंगे। हालांकि पृथ्वी में दो चीज़ें थी, एक तो था भाई महासागर, ठीक है, और ये जो महासागर इधर चारों तरफ था। महासागर जो था एक प्रकार से वो चारों तरफ किसको घेरे हुआ था, तो इसका नाम था महासागर का पैंथालासा, ठीक है। इसका क्या नाम था भैया, पैंथालासा नाम था महासागर का, और पैंजिया नाम था इस भूखंड का। तो एक भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया, यानी महासागर, मतलब ये महाद्वीप था पैंजिया, और महासागर था पैंथालासा। इसी पैंजिया से टुकड़े हुए दो, ठीक है, एक हुआ अंगारा लैंड ऊपर वाला, और नीचे वाला हुआ गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही एक और नाम से जानते हैं, लारेसिया नाम से वेगनर बताते हैं, और जो नीचे वाला भाग हुआ उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। जितने भी महाद्वीप आप देखते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर महाद्वीप आप देखते हैं जितने, ये भूमध्य रेखा मान लेते 0 डिग्री अक्षांश है। अब इसके नीचे जितने आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है अफ्रीका महाद्वीप, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड पड़ता है, यहाँ पर यूरोप आपका पड़ता है, यहीं पर आपका एशिया पूरा पड़ जाता है, एशिया के कुछ भाग नीचे आते हैं भारत वगैरह के। यहाँ पर आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर देखिएगा कि जो महाद्वीप ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब कि अंटार्कटिका पड़ता है। तो आप देखिएगा जो ऊपर जितने मतलब भूमध्य रेखा के जितने ऊपर हैं वो लारेशिया के हिस्सा हैं, और जितने नीचे आपको मिलेंगे वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। ऐसा उन्होंने बताया, किसने भाई, वेगनर ने, कि ऐसे बटे। फिर इसके बाद महाद्वीपों का जो पैंजिया था वो लगातार क्या था, पैंथालासा पर तैर रहा था, और इस कारण से क्या हुआ, उसका विस्तार हुआ, वो टूट करके मतलब अलग अलग भागों में बटा, और आज का जो वर्तमान जो स्वरूप आप पृथ्वी का देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, वो एक प्रकार से ऐसे बना है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत जो है वो किस हिस्से से बना है, प्रायद्वीपीय भारत जो है लारेशिया का हिस्सा है, गोंडवाना का लैंड का हिस्सा है। तो आप बताएंगे वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप से ही टूट करके जो है जाते जाते जा करके वो भारत में जुड़ा। और इसके बहुत सारे लोग बताते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से जब ये टूटा है भारत का दक्षिणी हिस्सा, तो जब वहाँ से जा करके टक्कर हुई, उसके परिणाम स्वरूप ही जो निर्माण हुआ है किसका, जो हिमालय पर्वत बना है वो उसी से निर्माण हुआ है, ठीक है। बड़ी लंबी कहानी है, मतलब सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, वेगनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, संवहन तारा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संवहन तारा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था भैया? आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। आर्थर होम्स महोदय ने 1930 के दशक में इसको दिया था। अच्छा, इससे पहले संवहन तारा सिद्धांत पर जोली महोदय ने कुछ काम जरूर किया है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की सिद्धांत की तो होम्स महोदय ने, आर्थर होम्स ने 1930 के दशक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? हालम, मार्गन, लेपवर्थ या फिर टूजो विल्सन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किया है टूजो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बड़े सागरों के समक्ष विशालतम पर्वत स्थित हैं, यह विचार किसका है? हो आर्थर होम्स का, मार्गन का, लेपवर्थ का, या फिर बताया डेली का, किसका है? वेगनर का, जोली का? तो बड़े महासागरों के समक्ष विशालतम पर्वत है, ये कहा था जोली महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से बन सकता है। प्रश्न क्या है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय महाद्वीपीय, महाद्वीपीय महाद्वीपीय, महासागरीय महासागरीय, या फिर तीनों? तो हिमालय पर्वत
के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा है वो महाद्वीपीय है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत आया है वो मतलब अभी हमने बताया कि भाई वो अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके आया था। तो एक प्रकार से जो हिमालय पर्वत है वो जो प्लेट है वो जो दक्षिणी प्लेट है और जो उत्तरी प्लेट है उससे मिलने से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः प्रधानता है किसकी किसकी। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध मतलब पृथ्वी के उत्तर में सबसे ज्यादा क्या और दक्षिण में क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा आपको मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपको जल ज्यादा मिलेगा। तो जल प्रधानता कहाँ पर है, जल की प्रधानता आपको मिलेगी दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगी किसकी प्रधानता भैया, उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगी मतलब कि स्थल की प्रधानता। यहाँ पर आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका है ही, इसके अलावा यहीं पर ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, एशिया महाद्वीप का पूरा बड़ा हिस्सा आपको उत्तरी महाद्वीप मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही मिल जाएगा। नीचे आपका अफ्रीका मतलब दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो बहुत कम हिस्सा बचता है ये। तो ज़्यादा प्रशांत वगैरह महासागर, हिंद महासागर मतलब अधिकतर महासागर आपको दक्षिणी गोलार्ध में ही मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत कम ही उत्तरी गोलार्ध में चीज़ें आपको मिलेंगी जल वाली। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है महाद्वीप और महासागर मोटे तौर पर किस रूप में पाए जाते हैं, चतुर्भुज रूप में, त्रिभुज रूप में, वर्ग रूप में या वृत्त के रूप में। तो जो महासागर और महाद्वीप मतलब महाद्वीप होते हैं वो त्रिभुजाकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आप किसी भी महाद्वीप को देखेंगे या महासागरों को देखेंगे तो उनका आकार अधिकतर त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगल के आकार का। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, पिछली बार पूछा गया था कि किस महासागर का विस्तार सर्वाधिक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखेंगे। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरी जगह पृथ्वी की कौन सी है, तो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच जो है, ठीक है, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच अंग्रेजी में कहते हैं गर्त को। तो उसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई है 1133 मीटर, ठीक है, 11,033 मीटर, ठीक है। तो 11,033 मीटर उसकी गहराई मतलब लगभग 11 किलोमीटर गहरा मेरियाना गर्त की खाई है। सबसे ऊंचा स्थान जो है कहाँ पर है भाई, तो वो ये प्रशांत महासागर में ही मेरियाना ट्रेंच स्थित है। और सबसे ऊंचा स्थान पृथ्वी का कौन सा है, सबसे ऊंचा स्थान पृथ्वी का है हिमालय पर्वत पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट की चोटी लगभग 9 किलोमीटर ऊंची है। मतलब कि अगर बात करें 8,848 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 9 किलोमीटर आप मान लीजिए, 9 किलोमीटर के आसपास है, उससे कम है, ठीक है। और तो सबसे ऊंचा स्थान वो है। तो इसीलिए जो भारत मतलब कभी कभी आप समझते हैं जियोग्राफी में आपको शब्द मिलेगा सुनने को कि जो है भूमि का तालमेल, या एक प्रकार से आपको मिलेगा कि भाई जो है भू संतुलन शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। तो भू संतुलन का मतलब यही होता है कि भाई कहीं कहीं पर गहरी गहरी खाइयाँ हैं, कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर जो है झील है, कहीं पर सागर है, कहीं पर महासागर है, कहीं पर नदियाँ बह रही हैं तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे मतलब पठार हैं, कहीं पर मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक प्रकार से आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। कुछ ऊंचाइयाँ ज़्यादा हैं कहीं पृथ्वी पर, तो कहीं पर गहराइयाँ भी ज़्यादा हैं। तो इस दृष्टि से पृथ्वी का जो संतुलन है वो बना हुआ है, इसी संतुलन को भू संतुलन भी कहते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी में, खास करके फिजिकल जियोग्राफी में। तो प्रश्न क्या है इसका, किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का जो एक प्रकार से सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो वो है इस समय किलायू में अभी जल्दी विस्फोट भी हुआ था। किलायू जो है अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, फ्यूजियामा की बात की तो फ्यूजियामा जो है ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। फूजी नामक पर्वत है, फूजी नामक पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी पर्वत पर स्थित है फ्यूजियामा नामक जो है ज्वालामुखी, ठीक है। इसके अलावा कोटापैक्सी भी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी ही हैं। कोटापैक्सी इक्वाडोर में स्थित है और वेसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार संसार का जो सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो किलायू ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे और भी प्रश्न ज्वालामुखी को लेकर के पूछेगा। ज्वालामुखी का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, बोर्ड पर पढ़ाया था ज्वालामुखी चैप्टर पूरा का पूरा, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ज्वालामुखी का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। कितनी प्लेटें हैं मुख्य रूप से, प्रमुख प्लेटें 6 प्लेटें हैं प्रमुख, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
अच्छा, भारत किस प्लेट के अंतर्गत आता है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है भारत। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, जो संतुलन अभी हमने बताया, संतुलन शब्द, भू संतुलन शब्द या एक प्रकार समस्थिति का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? तो डटन महोदय ने भू संतुलन शब्द के बारे में बताया था, जिसके बारे में भी हमने बताया था। भू संतुलन जो एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ खाइयां हैं, दोनों का तालमेल बैठता है, उसी को भू संतुलन कहते हैं। 1859 ईस्वी में भू संतुलन शब्द का प्रयोग डटन महोदय के द्वारा किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु जरूर है, लेकिन आप देखते हैं प्रकाश मतलब कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर पर प्रशांत ये मेखला को कहा जाता है कि भाई प्रशांत महासागर में एक मेखला है जहाँ पर ज्वालामुखी हमेशा आए दिनों आते रहते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आगे है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, सकरे, उपले एवं लंबे जलीय भाग क्या कहलाते हैं? भूसन्नति, अग्र प्रदेश, गति या खाड़िया? तो सकरे, उपले और लंबे जलीय भाग जो होते गहरे, उसको भूसन्नति कहते हैं, जियोसिंक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं ये समुद्र की धारा है, अब इस समुद्र में गहरी गहरी खाइयां ऐसे ऐसे होती हैं, एकदम सकरी पतली सी ऐसे। गर्त तो ऐसे गहरा होता है, इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो खाइयां होती हैं वो ऐसी होती एकदम से पतली सी, और इसी को बोलते हैं भूसन्नति। और इसी कारण से जो है पर्वतों का निर्माण भी हुआ है। इसको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि भाई महासागरों से नदियों में, चूंकि नदियों से जल आते हैं महासागरों में, तो जब महासागर में जल आता है, नदियों से गिरता है तो बड़े वेग से आता है, तो बहुत सारे मलबे इसके साथ आते हैं और इस गड्ढे में गिरने लगते हैं। अब जब गड्ढे में जल मतलब मलबा बहुत ज़्यादा भरने लगता है, ऐसी स्थिति में इस मलबे पर लोड पड़ता है, और लोड के परिणाम स्वरूप जो इधर वाला जो पिंड मतलब इधर वाली जो प्लेटें हैं इधर खिसकती हैं, और इधर की प्लेटें इधर खिसकती हैं। तो एक प्रकार से ऐसा मतलब दबाव पड़ता है इस पर, और जब दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब दबाव खूब ज़्यादा पड़ जाता है, इस पर लोड ज़्यादा होगा, तो एक प्रकार से जब इस पर दबाव ही पड़ेगा, इधर ये ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, क्या ऊपर की ओर भागे भैया? ये ऊपर की ओर भागेगा। ये वाला जो जितने भी मलबे हैं जब ये आपस में टकराएंगे, आपस में से ऐसे आ रहे हैं तमाम प्रकार के बल, ठीक है, जब इधर से तमाम प्रकार के फोर्स इधर से आ रहे हैं, तो इस क्या होगा, ये एक प्रकार से मलबा जो होगा ऊपर की ओर भागेगा, और जब सारा मलबा ऊपर की ओर निकलेगा तो इसी से वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात कोबर भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा बताया गया। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूसन्नति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? डाना ने किया था। अच्छा, डाना के साथ ही हॉल महोदय ने भी किया था, लेकिन डाना महोदय का नाम बड़ा फेमस है भूसन्नति शब्द को लेकर के, तो भूसन्नति शब्द का प्रयोग डाना महोदय ने ही के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन गा लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा आपका। यूनिवर्सिटी के लोग वही मानते हैं, डाना। अगला प्रश्न है, मोसोजोइक कल्प में भूसन्नतियों का विवरण किसने दर्शाया है? हॉल ने, डाना ने, हॉग ने, या फिर सुकर्ट महोदय ने? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। मेसोजोइक कल्प में भूसन्नतियों का वितरण जो है उसको दर्शाया हॉग महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दो स्थल खंडों के मध्य भूसन्नति का उदाहरण है टेथीज, राकी, यूराल या परिप्रशांत? तो टेथीज सागर वो है एक प्रकार से दो स्थल खंडों के मध्य भूसन्नति। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वेगनर महोदय का सिद्धांत में आपको समझा रहा था तो एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, भूल गया था। जब ये अलग हुए एक प्रकार से, जो पैंजिया नाम का जो ये टुकड़ा था, जब ये अलग हुआ था तो इसी के बीच में ये पैंजिया अलग हुआ था, तो इस प्रकार से एक सकरी जो है एक प्रकार से क्या थी, एक सकरी भूसन्नति थी, इसके बीच में आ गई थी, और उसी भूसन्नति को टेथीज कहा जाता था। टेथीज सागर कहते थे उसको, उसी भूसन्नति को, या टेथीज भूसन्नति कहते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मतलब टेथीज जो भूसन्नति थी यही अलग करती थी मतलब उसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुल भूसन्नति का उदाहरण है कोरल सागर, यूराल पर्वत, अपलेसिया या फिर टेथीज सागर? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुल भूसन्नति का उदाहरण है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है बहुल भूसन्नति का उदाहरण है। यूराल पर्वत यूरोप में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला पर्वत आपकी स्क्रीन मतलब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संकीर्ण मतलब होता है बहुत पतला, और ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को क्या कहते हैं? संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को हम लोग पर्वत के कटक बोलते हैं, पर्वतीय कटक। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्वत शिखर कटक और घाटियों से युक्त विस्तृत पर्वत प्रदेश क्या कहलाता है? तो उस पर्वत को बोलते हैं पर्वत श्रेणियां। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मोड़दार पर्वत का उदाहरण क्या है? मोड़दार पर्वत मतलब वलित पर्वत जिसको आप बोलते हैं। वलित पर्वत मतलब क्या होता है? जो इस प्रकार के पर्वत होते हैं,
हिमालय पर्वत, दुनिया की इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब इसी प्रकार के पर्वत में है, वलित पर्वत में या मोड़दार पर्वत में। हिमालय पर्वत जो है ये एक मोड़दार पर्वत है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत, अमेरिका का रॉकी पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत, ये सब एक प्रकार से मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। क्लियर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब होता है जो पर्वत अभी तक मलबे के द्वारा बना हुआ, मतलब कि मलबा केवल बचा हुआ है, घिस पिट चुका है, अपशिष्ट चीजें बची हुई है, मलबा ही बचा हुआ है, वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है एकदम से ढह चुका है, मतलब कि पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था अरावली पर्वत, लेकिन अब जो है अवशिष्ट पर्वत हो चुका है, ये एकदम से मलबा ढह चुका है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है उठते व गिरते स्तंभ की धाराओं का समावेश किस विद्वान ने किया है, बताइएगा। उठते व गिरते स्तंभ की धाराओं का समावेश किया है आर्थर होम्स ने। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा प्रश्न है मध्य पिंड का समावेश किसने किया है, तो मध्य पिंड का समावेश कोबर महोदय करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूपटल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें क्या कहते हैं, तो भूपटल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उनको चट्टान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूतल की प्रथम रूपांतरित या मतलब स्वरूपित चट्टान कौन सी है, भूतल की प्रथम स्वरूपित चट्टान है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी बताएं। आग्नेय जो चट्टाने हैं इनकी उत्पत्ति हुई है अग्नि से, सूर्यताप से, राख से या फिर मैग्मा से। तो आप सभी को पता होगा जो ज्वालामुखी का मैग्मा होता है उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न जो कि पूछे गए हैं और अब की बार आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं कि एकदम से 100% आएंगे। ये प्रश्न तो एकदम से कंफर्म आएगा किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं भैया, अवसादी चट्टानों में सबसे ज्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संगमरमर उदाहरण है किसका, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं लगातार अधिकतर विश्वविद्यालय में, मतलब 2023 की परीक्षा या 22 की परीक्षा उठा करके देखिएगा, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे ही गए हैं। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट उदाहरण है किसका, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है अवसादी चट्टान के लिए निम्न में से कौन सा कथन है, बताएं। अवसादी चट्टान की अगर बात की जाए तो ये सेल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी चट्टान मतलब अवसादी मतलब होता है अवसाद के द्वारा, मलबे के द्वारा बना हुआ, सेल स्तरों से निक्षेपित, जो निक्षेप मतलब होता है जो मलबा होता है उसी का निक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जिसका एक प्रकार से अवसाद मतलब मलबा टाइप का, तो सेल स्तरों में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब वो होते हैं पर्वतीय। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है परिहिमानी अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने दिया है, तो परिहिमानी अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया है पोलिटर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका पेल्टर महोदय। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनाच्छादन में सम्मिलित है, अनाच्छादन में सम्मिलित है अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है कि कोई चीज चट्टान टूट जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपक्षय, लेकिन टूट करके जिस माध्यम से टूटी है उसी माध्यम के साथ बहने लगे तो उसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। आगे देखिएगा तो अपक्षय और अपर्दन को मिला देंगे तो बनेगा अनाच्छादन। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है जब चट्टानें बिना स्थान बदले प्राकृतिक क्रिया से अपखंडित एवं अपघटित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, अपघटित अपखंडित मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो जब चट्टानें बिना स्थान अपना बदले प्राकृतिक क्रिया से अपघटित या अपखंडित या टूट जाती हैं तो उसी को अपक्षय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न है ताप परिवर्तन से होने वाला चट्टानों का विघटन उदाहरण है किसका, तो भौतिक अपक्षय होता है उसका, ठीक है। एक रासायनिक अपक्षय होता है, बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक प्रकार से चट्टानें टूट जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है तापमान की वजह से टूट जाती हैं, बारिश की वजह से, तो भौतिक अपक्षय होता है वो सब। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा लौहयुक्त चट्टानों पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो लौहयुक्त चट्टानों पर जंग लगता है उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि रासायनिक अपक्षय होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा मिट्टी का प्रथम भाग बना होता है किसका, मिट्टी का प्रथम भाग जो बना होता है वो खनिजों का बना होता है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। जो अपर्दन मैंने बताया, अपक्षय मतलब कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, वो टूट जाए किसी कारण से, अपना स्थान बदले, वो चिटिक जाए, टूट जाए, भ्रंश पड़ जाए उसमें, उसको बोलते हैं अपक्षय। लेकिन जैसे मान लेते हैं अगर वो वायु के माध्यम से टूटी है या फिर जल के माध्यम से टूटी, तो जल के द्वारा अगर इसी चट्टान के टुकड़े जो है धीरे धीरे टूट टूट करके बहने लगते हैं और जल के साथ बहते चले जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। या
जैसे मरुस्थलों से कभी कभी जब हवाएं चलती तो बहुत ज़्यादा वायु उड़ती है और वो वायु उड़ करके आती है, इकट्ठा गिर जाती है, उससे कई सारे जो है मतलब आकृतियों का निर्माण होता है। तो वायु के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं, जैसे बालू का स्तूप या अन्य और भी तमाम प्रकार की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी जब मैं पढ़ा रहा था, ज्वालामुखी मैंने बताया था कि भाई कुछ ज्वालामुखी की मैग्मा से जैसे कि काल्डेरा बनता है, क्रेटर बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, स्थलाकृतियाँ, खास करके जैसे कि लेकोलिथ, बैकोलिथ, फेकोलिथ, ये सब बनते हैं, सिल डाइक, ये सब बनते हैं। तो इसी प्रकार से अपर्दन के परिणाम स्वरूप नदियों का अपर्दन होता है। नदियों के अपर्दन से आप देखते हैं डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। नदियाँ जहाँ अपना निक्षेप या निक्षेप मतलब होता है मलबा, और निक्षेपण माने होता है मलबा को छोड़ना। जब नदियां अपर्दन के परिणाम स्वरूप बहुत सारा चीज अपने साथ, मलबा, तमाम प्रकार का कूड़ा करकट सब बहा करके, पत्थर सब कुछ लाती हैं अपने बेग में बहा करके। अब जब नदियों का जो बेग होता है वो थोड़ा कम होता है तो वहीं पर वो मलबा वलबा छूटने लगता है। तो मलबा छूटने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नदियों ने निक्षेप कर दिया। नदियों के निक्षेपण से क्या होता है, नदियां उन चीज़ों को छोड़ देती हैं। तो नदियां चूंकि जब उनका बेग कम हो जाता है तो कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़े भूखंड का निर्माण हो जाता है, उसी भूखंड को हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर? इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं जब लिखित टाइप का मॉडल पेपर करवाऊंगा तो उसमें इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी के कणों की मोटाई सबसे कम होती है? तो चीका मिट्टी की जो मोटाई होती है वो इनमें से सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अपक्षय है, सिर एवं स्थित मतलब स्थितिकी शक्ति या गतिशील प्रभावी शक्ति, वर्षा के तेज बहाव की शक्ति, या हिम और जल की क्रियात्मक शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर एवं स्थितिकी शक्ति जो होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपक्षय का मतलब एक प्रकार से स्थिर होती है और टूट जाती है, ठीक है। स्थिर, वहां पर सिर के स्थान पर स्थिर कर लेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं? बताएं। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी वायुमंडल को या सबसे बाहरी मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। सौरिक वायुमंडल को के बाहरी सबसे बाहरी मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं किस डेट को? तो पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। गर्मियों के महीने में 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर तो बीत गया, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं? सौरिक वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, यही प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया था। जो सौरिक वायुमंडल होता है उसका सबसे जो मतलब सूर्य भगवान जो होते हैं उनका सबसे बाहरी भाग जो होता है उसको फोटान नहीं बोलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दे पाया प्रश्न पर, तो इसको माफी चाहेंगे आप लोगों से। फोटान नहीं होगा, कोरोना होता है वो, ठीक है। सूर्य भगवान का जो बाहरी मंडल होता है, सूर्य भगवान ये है तो उनके ऊपर आप देखते कभी कभी ऐसे ऐसे लाइन मतलब एक वो होता है, एक सर्कल पूरा का पूरा ऐसे बना होता है, तो उसी को बोलते हैं कोरोना। कोरोना एक बीमारी अभी आई थी, आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, सुना होगा कोरोना। तो कोरोना बीमारी ऐसे ही होती थी, मतलब कोरोना के जो मतलब जो थे कीटाणु, ठीक है, विषाणु, वो सब ऐसे हुआ करते थे, मतलब इसी प्रकार से थे। इसी कारण से जो है उसको कोरोना कहा गया था, क्योंकि कोरोना जैसे ही दिखते थे। सूर्य का कोरोना जो जैसे दिखता है, सूर्य का जो बाहरी जो मंडल है उसी को कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। वही प्रश्न यहाँ पर भी पूछ लेगा दोबारा, वही कोरोना ही होगा इसका भी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, मिली बार इकाई है किसकी? मिली बार जो है वो वायु दाब मापने की एक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायु दाब मापने का कौन सा यंत्र होता है भैया? बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं भैया? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का दाब होता है या वायु का दाब है? बताएं। तो पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का दाब 2.7 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाए। वायु प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर आप अगर इधर जाते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, एक दायरा बन गया 1 सेंटीमीटर का, एक वर्ग बन गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसका जो वायु दाब होता है, वायु दाब का मतलब होता है वायु कितनी वजन होगी यहाँ पर। तो वायु यहाँ पर लगभग 2.7 किलोग्राम जो है का वजन हो जाएगा इतने एरिया में वायु का, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा।
अच्छा, वायु दाब जो होता है ठंडियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ठंड वायु ज़्यादा वायु दाब होता है, ठंड वायु ज़्यादा वजन में होती है, गर्म वायु हल्की होती है, ठंड वायु वजन में ज़्यादा होती है। क्लियर, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या कुल कितनी भैया? तो पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों की संख्या लगभग कितनी है? कितनी है? बिल्कुल 7 पेटियां हैं वायुदाब की। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन कौन सी इनमें से? पछुआ पवने जो है उनको अस्थायी पवने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मिस्ट्रल एक है, क्या है मिस्ट्रल? क्या है भैया? मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस की एक ठंडी जलधारा है और खास करके स्थानीय पवन भी है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत मुख्यतः निम्न के प्रभाव में आता है? पछुआ पवनों के, मानसूनी पवनों की, वे ब्लिजार्ड या फिर शांत खंड? तो भारत जो होता है मानसूनी पवन के अंतर्गत आता है, भारत में मानसून आता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वायु दाब दर्शाया जाता है किस पर? समताप रेखाओं पर, समदाब रेखाओं पर, समलवण रेखाओं पर, इनमें से कोई नहीं। तो वायु दाब जो होता है समदाब रेखाओं पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तापमान अधिक होता है तो वायु दाब होता है। तापमान अधिक होता है तो वायु दाब क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तापमान अधिक होता है, अगर तापमान अधिक होगा मतलब कि गर्मी ज़्यादा होगी तो वायु दाब हमेशा और हमेशा कैसा होगा? कम होगा। लेकिन अगर तापमान कम होगा तो वायु दाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि तापमान कम होने से हवाएं ठंडी होंगी, और हवाएं ठंडी जब होती तो वो ठंडी हवाएं एक प्रकार से वजन में ज़्यादा होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, इसीलिए वो ऊपर उठती हैं। धुआं हवा से हल्का होता है इसीलिए ऊपर भागता है वो। जब वही कोहरा जो होता है, चूंकि वो हवा से वजन में ज़्यादा होता है इसीलिए वो नीचे आता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, चीन में सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं? तो चाइना में टाइफून जो होते हैं वो जुलाई से नवंबर के बीच में बहुत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, जलवायु का औसांक बिंदु पर मतलब औसांक बिंदु पर संघनन, बिल्कुल ठीक है, संघनन होता है। जलवायु का औसांक बिंदु पर क्या होता है? संघनन होता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, संघनन का रूप नहीं है बादल, वर्षा, कोहरा, तड़ित। तो तड़ित जो है ये संघनन का रूप नहीं, बाकी बादल, वर्षा और कोहरा ये संघनन के परिणाम स्वरूप। संघनन मतलब होता है जब यहाँ से हवा जाती है ऊपर उठ करके, गर्म हवा ऊपर जाती है तो ऊपर ठंडा इलाका है, तो ऊपर पहुंचने के बाद जब ठंडे इलाके में हवा पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में होता यह है मेरे भाई कि वहां पर वो ठंडी हवाओं के साथ मिलकर के गर्म हवाएं एक प्रकार से क्या बना लेती हैं? वातागर का निर्माण करती हैं, और वहीं पर एक प्रकार संघनन होता है। संघनन मतलब होता है जल की बूंदें बनने लगती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं संघनन। ठीक है, जल की बूंद बनने की क्रिया जो होती है उसी को संघनन कहते हैं। वायु के द्वारा, यानी कि जो वाष्प मतलब वो होता है, वाष्प होता है यहाँ से उड़ता है, या जो वायु होता है तो उसी वायु से जल बनने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी जहां तक मुझे आशा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? पछाब मेघ मतलब बादल के प्रकार होते हैं, पछाब मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ। अच्छा, कपासी मेघ सबसे ज्यादा बारिश करवाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 20,000 किलो मतलब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पछाब मेघ, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक वर्षा कौन कराते हैं भाई? तो कपासी बादल करवाते हैं। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास की भांति होते हैं, इनके लिए रुई की भांति होते हैं, एकदम से सफेद सफेद जो बादल होते हैं वो होते हैं एक प्रकार से कपासी बादल। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, पर्वतीय भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पर्वतीय भागों में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो एक प्रकार से कौन सी वर्षा होती है? तो मतलब कि पर्वतीय भागों में सर्वाधिक वर्षा पवन भिमुख ढालों पर होती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है विषुवत रेखीय प्रदेशों में, संवहन के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, संवहन वर्षा एक प्रकार से आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ से जल से तुरंत जल उठा समुद्र से, क्योंकि भूमध्य सागर आप देखते हैं, मतलब भूमध्य सागर बोल रहा हूँ, जैसे कि आप देखते हैं जो मतलब विषुवत रेखा के नीचे चीजें पड़ती हैं उसमें आप देखते हैं कि वहां पर सूर्य हमेशा लंबवत होता है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और गर्मी के कारण से क्या होता है, समुद्र का जो हिंद महासागर या प्रशांत महासागर के जो जल हैं उनसे तुरंत जो है बादल मतलब वहां से जो है वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उठता है जल, और फिर तुरंत जो है वहां से संघनन होकर के बरस जाता है, तो उसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार में शामिल नहीं है? देखिए, वर्षा के प्रकार की अगर बात की है तो एक होता है कौन सी वर्षा भैया? एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, और एक होती है मानसूनी वर्षा भी होती है। तो उच्च चक्रवर्ती वर्षा एक प्रकार से ये भी मतलब उनमें से शामिल नहीं खास करके, तो ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है,
मानसूनी वर्षा होती है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं किसको? वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पर एक प्रकार से मतलब वर्षा नहीं होती, जहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, चूंकि बहुत सारे पर्वत होते हैं, पर्वतों के पीछे पड़ जाते हैं या उसकी आड़ में पड़ जाते हैं, तो मानसून पर्वतों से टकरा करके रुक जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हिमालय पर्वत, भारत में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि हिमालय पर्वत के जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जब ऊपर से मानसून जा रहा होता है तो उसी मानसून को ये पर्वत क्या करते हैं, रोक लेते हैं। अब जब मानसून को पर्वत ने रोक लिया तो मानसून कहाँ पर पीछे जा नहीं पाता है, तो उसके पीछे वाला एरिया जो होता है वहाँ पर आप देखते हैं बारिश नहीं होती है। किसी भी पर्वत, जैसे राजस्थान के पर्वत आप देखते हैं बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर कई पहाड़ियों से वर्षा कट जाती है, मानसून कट जाता है, इधर उधर हो जाता है, इसी कारण से वो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वृष्टि छाया मतलब कि पर्वतों के पीछे पड़ जाते हैं, पर्वतों के छाया में पड़ जाते हैं, तो वहाँ मानसून नहीं पहुँच पाता है और उससे पहले ही बारिश हो जाती है, मानसून का मतलब बादल के पानी खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पवन भी मतलब कि पवन विमुखी ढाल, उसी को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, नेफोमीटर में या नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से भैया बादलों की दिशा और गति का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन अधिकांश बनते हैं। एंटी साइक्लोन जो बनते हैं या प्रति चक्रवात वो शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनों की पेटी में बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आ चुका है, चक्रवात की आंख की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? चक्रवात के आंख की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो कौन सी है भाई? चक्रवात की आंख की सर्वप्रमुख विशेषता है स्वच्छ नीला आकाश। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बताएं, टी मापक पर किसका मापन करते हैं भाई? चक्रवातों की शक्ति का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? बताएं, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है भाई? तो पाप गयो, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायु राशियों का एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वायु राशियों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने वाला परिवर्तन अपसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसरण। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। अभी थोड़ा लंबा समय आपको लग सकता है पढ़ने में, ठीक है, तो तीव्र गति से थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई क्या होती है? महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई होती है 48 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई तक का जो सही क्रम है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले होता है आपका महासागरीय मतलब महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरा सागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। ये होता है महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई तक का सही क्रम। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? हिंद महासागर की औसत गहराई है 4000 मीटर गहरा है, ठीक है, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास गहरा। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छिछले समुद्र का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो छिछले समुद्र का उदाहरण है लाल सागर, फिर ल्यूफोर्ड सागर, ओमान की खाड़ी, ये सब छिछले समुद्र के उदाहरण हैं, जबकि अरब सागर जो है वो छिछले समुद्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा रहता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कारपेंटर कटक जो है किस महासागर में स्थित है? तो कारपेंटर जो कटक है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार जो कटक है वो किस महासागर में स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो कटक है वो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भारत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? फटाफट से आप बताएंगे, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो अंध महासागर। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितने समय का अंतर होता है? तो एक चंद्र ज्वार की अगर बात की जाए और दूसरे चंद्र द्वार के बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 24 घंटे 52 मिनट का होता है। लेकिन अगर बात की जाए एक ज्वार के मतलब कि ज्वार का अंतराल कितना होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट एक ज्वार मतलब एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो होता है, देखिए चंद्र ज्वार जो होता है वो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है, लेकिन ज्वार और एक प्रकार से जो ज्वार का अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है।
अगर बात की जाए भाटा जो होता है ज्वार के लगभग 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है, ठीक है। तो ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद में भाटा आता है, ठीक है। और ज्वार के मतलब दूसरा ज्वार कब आएगा, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। लेकिन अगर बात करें चंद्र ज्वार की तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा, क्लियर। अर्ध दैनिक ज्वार जो होता है कितने समय में के अंतराल में आता है, तो अर्ध दैनिक ज्वार जो होते हैं 12 घंटे 26 मिनट के बाद आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा लघु ज्वार कब आता है भैया। लघु ज्वार जो होता है वो प्रत्येक जो है महीने के चंद्रमास के सप्तमी और अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी होती है उसी दिन आता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर है, प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी को, खास करके शुक्ल पक्ष की ठीक है सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। बृहद ज्वार देखिए यहीं पर समझ लीजिए क्या होता है। बृहद ज्वार जो होता है कब आता है भाई, तो बृहद ज्वार जो होता है वो आता है महीने में 2 बार केवल। कब कब आता है भैया, एक तो आता है पूर्णमासी को और एक आता है अमावस्या को, ठीक है। अच्छा बृहद ज्वार को ही सिजगी कहा जाता है, क्या कहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में सिजगी बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, सिजगी बोला जाता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। सिजगी बोलते हैं इसको पूर्णमासी और अमावस्या को, जब एक प्रकार से 2 बार ज्वार आते हैं महीने में, एक बार पूर्णमासी को एक अमावस्या को, तो उसी स्थिति को सिजगी बोला जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल के जैविक संघटक में शामिल नहीं है। तो जीवमंडल के जैविक संघटक में क्या शामिल नहीं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो जीवमंडल के जैविक संघटक में क्या शामिल नहीं है, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। निम्नलिखित में से जीवमंडल के जैविक संघटक में शामिल नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे क्या शामिल नहीं भैया। देखिए पादप, वियोजक, जल या फिर जंतु। तो वियोजक जो है वो शामिल नहीं है, बाकी पादप, जल और जंतु शामिल हैं, क्लियर। अच्छा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 1986 के आसपास, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया कहाँ पर, नीलगिरी में, सुंदरबन में, नंदा देवी में या ग्रेट निकोबार में। नीलगिरी में भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग यानी कि जो है खास करके पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, इकोसिस्टम जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने किया था, वो भी 1935 ईस्वी में किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है, आपकी बार भी आएगा। अगला प्रश्न संविधान संरक्षण के लिए आवश्यक है क्या। संविधान संरक्षण के लिए आवश्यक है कि मानव और संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित हो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, दोहन हो, संसाधनों का विकास हो। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लीजिए एकदम से। अगला प्रश्न सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में, शंकुधारी वनों में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है, यानी जहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है और वर्षा खूब ज़्यादा होती है। खास करके अमेजन के जंगल जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, वहाँ पर वर्षा हमेशा होती है और सूर्य हमेशा लंबवत होता है। दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन जंगलों से मिलता है, क्लियर। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है इनमें से। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी कि CH4 और जलवाष्प यानी कि जलवाष्प जिसको आप जानते हैं, जो जल गर्म करते हैं तो आप जो भाप निकलती है उसी को जलवाष्प कहते हैं। तो जलवाष्प और खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये 3 गैसें मुख्य होती हैं। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल होती है लेकिन उतना ज़्यादा शामिल नहीं होती, तो उसकी इस प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर आपका लग जाएगा। बाकी अगर देखें तो नाइट्रोजन जो होती है गैस यानी N2 वो हरित गृह गैस नहीं होती है, क्लियर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न है, अच्छा वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। N2 गैस जो है वातावरण में लगभग 78% अकेले पाई जाती है, ठीक है।
और ऑक्सीजन जो पाई जाती है यानी O2 पाई जाती है वो 21% के आसपास पाई जाती है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से एक प्रकार से प्रदूषण नहीं फैलता है। प्रदूषण फैलता है किससे? प्रदूषण फैलता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सर्वाधिक प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है खास करके गैस, खास करके किसके लिए? सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस है खास करके जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत जो है जो कम होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है ओजोन परत में, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हमसे मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हम लोगों की। ठीक है, तो उस गैस मतलब किस गैस के कारण होता है भाई ये चीज़ें? तो बताइए भाई किस गैस के कारण होता है, बताइए। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है? बताएं, क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास कौन सा विषय करता है भैया? वो है भूगोल। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मानव भूगोल संबंधित है, मतलब अधिवास के अध्ययन से या फिर संस्कृति के अध्ययन से या मनुष्य के अध्ययन से या फिर उपरोक्त सभी से। तो मानव भूगोल संबंधित है इन सभी से। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसलिए इनमें इन प्रश्नों को रखा ताकि आप जो है मतलब किसी विश्वविद्यालय में अगर जो है माइनर सब्जेक्ट हो तो उसमें मतलब कि एक आध प्रश्न आपका मानव भूगोल से भी बन जाता है, तो इसीलिए मैंने रख दिया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? फटाफट से आप बताएंगे। जीवमंडल के आवरण की जो परत होती है वो कितनी मोटी होती है भैया? 20 से 30 किलोमीटर मोटी होती है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब कि डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? बताएं। तो भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जीवमंडल में जैविक भट्टी की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो जीवमंडल में जैविक भट्टी कहा जाता है मृदा के पतले आवरण को। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के जो पतले आवरण होते हैं, परत होती है, उसी को जैविक भट्टी कहा जाता है जीवमंडल की। अगला प्रश्न है जीवों मतलब जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? बताएं। मृतक संगठक मंडल जो होता है वो जीवों के या जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को मतलब एक प्रकार से आश्रय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो परत कौन सी महत्वपूर्ण है भैया? क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के निरंजन का क्या कारण है? तो महासागरों में जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनके निरंजन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वातावरण का मतलब कि गर्म होना, यानी वैश्विक तापन जिसको हिंदी में कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी भाई? तो वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वातावरण जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा, जितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा उतना ज़्यादा नदियों में जल बहेगा, जितने ज़्यादा नदियों में जल बहेगा उतना ज़्यादा समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जो समुद्र तटीय इलाके हैं वो डूब जाएंगे। क्लियर, जो है मुंबई देश मतलब कि जो प्रदेश है मुंबई का पूरा शहर मुंबई वो जो बसा हुआ है वो सब डूब जाएगा। जितने भी एक समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं, द्वीप हैं, वो सब डूब जाएंगे अगर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएं तो आप देखिएगा पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं पर्वतों पर जो जमे होते हैं वही होते हैं ग्लेशियर। ठीक है, हिमानी कहते हैं उसको हिंदी में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? बताएं। ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थ का चक्रीकरण, या पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, या फिर जीवधारियों में विद्यमान। तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार जो है वो है पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। पृथ्वी का जो वातावरण है यही एक प्रकार सबसे ज़्यादा जीवन का आधार है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। बताएं। लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास क्षेत्र कौन सा है? बताएं। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास क्षेत्र जो होता है पतझड़ वन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो भारत में आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो होते हैं भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्म, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध का मतलब होता है ठंड एरिया, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय जो मतलब दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान है उसको स्टेपीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी पंपास बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? पंपास। दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को हम पंपास बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए स्टेपीज, तो स्टेपीज जो है वो मध्य एशिया और जो है पूर्वी यूरोप में जो घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपीज बोलते हैं। सवाना अफ्रीका के घास के मैदानों को बोलते हैं, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को बोलते हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो उसको बोला जाता है फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशंस। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप उनको भी देखते रहिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। लिखित मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। एक मॉडल पेपर देखो काम तमाम हो जाता है, मतलब एक ही मॉडल पेपर देखो सारे का सारा प्रश्न इसी से आ जाएंगे आपका, ठीक है। बाकी आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट भी और हिंदी सब्जेक्ट है आप में से किसी का, तो हिंदी का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, तो आप में से अगर कोर्स लेना जिनको, तो आप कोर्स ले सकते हैं हिंदी का, ठीक है। आपको हिंदी के कोर्स लेने के लिए आपको करना क्या होगा, 9161, ठीक है, 936062 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको एसएमएस कर देना। अभी भी हिंदी का एडमिशन चल रहा है, तो जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। एडमिशन अभी ओपन है, 9161 936062 पर व्हाट्सअप करें। मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा हिंदी का, जिसमें आपको जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, पूरी की पूरी जितना हिंदी काव्य की जितनी कविताएं हैं सभी की व्याख्या मैंने कर दी उसमें। इसके अलावा व्याख्या के अलावा आपको बता दूँ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की PDF नोट्स आपको मिलेंगे, और भी जितने भी आपके मॉडल पेपर होते हैं उनके PDF नोट्स मिलेंगे, जो भी बनेगा और नोट्स उसकी भी PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आपको PDF नोट्स बहुत सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या होगा ग्रुप से जुड़ने के लिए कि पिछले मतलब अगले जितने भी आपके 5 सेमेस्टर और आएंगे तब तक ग्रुप बना रहेगा, उससे आप जुड़े रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर जियोग्राफी का भी PDF उसमें मिलता रहता है, मतलब कि जैसे ये जो वीडियो है इसकी भी PDF आपको उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसी में जियोग्राफी का भी मिल जाएगा आपको, क्लियर। मतलब हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। तो उसमें आपको SMS करना है। SMS करेंगे तो आपके पास एक स्कैनर मैं सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे UPI माध्यम से। अगर आप चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी चलाते हैं तो आप उससे सेंड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिएगा, क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर कौन सा भैया? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विधि के द्वारा समुद्री जल गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा समुद्री जल जो होता है सूर्य की विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस किसका मतलब कि जूलॉजिकल नाम है? तो होमो इरेक्टस जावा जो मानव होता है, जावा कपी, उसका जूलॉजिकल नाम है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य होता है आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति को संशोधित करना। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विकास की शुरुआत करने वाला बल। विकास की शुरुआत करने वाला बल होता है विविधता। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारक क्या है? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म गैस करती है, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? बताएं। नील नदी का डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन नंबर, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जो गहरी नदी है, या सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से जल धारण क्षमता के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, लेकिन सबसे गहरी नदी जो है वो नील नदी है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को, नील नदी। आगे देखिए, चापाकार डेल्टा बनाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो दिया था वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रिक्टर पैमाने पर की जाती है भूगोल की तीव्रता का मापन, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो
एटलस पर्वत जो स्थित है भाई किस महाद्वीप में है, वो है अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, खास करके आप देखते हैं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जो देश हैं उसी की सीमा पर आप देखते हैं एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला और खनिज तेल जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों में भैया, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला और खनिज तेल। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब यही मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी पर फैल जाता है ज्वालामुखी क्रिया के बाद में तो उसी को लावा कहते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है मानसून है। मानसून क्या होते हैं। मानसून मौसमी हवाओं को ही मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोयस किस प्रकार का सेल है, फटाफट से आप बताएंगे। लोयस किस प्रकार का सेल है भैया, बताइए सभी लोग। लोयस जो होता है किस प्रकार का सेल है, तो लोयस जो होता है वो अवसादी प्रकार का सेल है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, समुद्री जलधाराओं से भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा हम्बोल्ट जलधारा कहाँ की है, तो आप बताएंगे दक्षिणी प्रशांत की जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा को पेरू जलधारा भी कहते हैं। फॉकलैंड जलधारा कहाँ की भाई, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है फॉकलैंड जलधारा। लेब्राडोर जलधारा कहाँ की है, तो आर्कटिक महासागर की है। मोजाम्बिक जलधारा कहाँ की, हिंद महासागर की है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब परीक्षा में प्रश्न आपसे आते हैं जलधाराओं को लेकर के, ठीक है। अच्छा, सारगेसो सागर कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था आपसे। ओके। अच्छा, पृथ्वी की परत जो है कितनी परतें, मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, पृथ्वी को एक प्रकार से जब पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसकी अगर बात की तो कितनी परतें, 3 परतें मुख्य रूप से। कौन कौन सी भाई 3 परतें उसमें, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 है भौतिक विधि से, और अगर रासायनिक विधि से अगर आप देखेंगे तो उसमें कौन सी है, सियाल, सीमा और निफे। क्लियर, सुयश महोदय ने बताया था इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत जो बना हुआ है वो खास करके ज्वालामुखीयता की क्रिया के द्वारा बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत होती है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो ज्वालामुखी क्रिया यानी जहाँ पर भी काली मिट्टी आपको मिलेगी उसका मतलब है कि वो काली मिट्टी लावा मतलब कि मैग्मा के द्वारा बनी है, जब वो लावा बन गया और लावा वही काली मिट्टी बन जाती है। क्लियर। काली मिट्टी में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है, उपजाऊ, कपास। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अवसादी सेल नहीं है। अवसादी सेल इनमें से कौन सा, देखिए स्लेट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये सब अवसादी चट्टानें हैं, जबकि खड़िया जो है अवसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। खड़िया एक मिट्टी, खड़िया मिट्टी आपने नाम सुना होगा, वही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण नहीं है। कायांतरित मतलब होता, काया मतलब होता शरीर, अंतरित मतलब होता बदलने वाला, यानी कौन सी ऐसा चट्टान है या सेल है या पर्वत मतलब कि जो चट्टानें हैं वो अपना जो काया है वो उसको बदल देती हैं, मतलब बदल लेती हैं। तो कायांतरित सेल का उदाहरण होता है खास करके नीस, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये सब कायांतरित सेल हैं, जबकि हीरा कायांतरित सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूगर्भ के अंदर पिघली हुई चट्टान क्या कहलाती है। तो भूगर्भ के अंदर पिघली हुई चट्टानों को ही क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, तापमान के परिवर्तन से चट्टानों की टूट फूट की क्या हो जाती है, भौतिक अपक्षय हो जाता है। तापमान के परिवर्तन से चट्टानों की टूट फूट यानी भौतिक अपक्षय का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जल अपघटन के कारण हुआ अपक्षय क्या कहलाता है। जल अपघटन के द्वारा जो अपक्षय होता है उसको बोलते हैं भौतिक अपक्षय। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के द्वारा चट्टानों की टूट फूट की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब ऑक्सीकरण के द्वारा चट्टानें टूटती फूटती या अपक्षय होता है तो उसको रासायनिक अपक्षय बोलते हैं, क्योंकि रासायनिक विधि के द्वारा हुआ है। ऑक्सीकरण रासायनिक विधि होती है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। जल और वायु इन सभी से टूटेगा तो भौतिक होगा, ठीक है, अपक्षय। आगे देखिए, अगला प्रश्न, जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों को तोड़ फोड़ की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर जीव जंतु तोड़ देते हैं तो उसको जैविक अपक्षय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है। देखिए, जैविक मतलब जीवों से होने वाला, भौतिक मतलब जो भौतिकी यानी कि जल वायु इन सभी से होता है, रासायनिक मतलब जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, बस सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है इनमें से, देखें ऑक्सीकरण के द्वारा रासायनिक अपक्षय होता है, जलीयकरण और कार्बनीकरण, ये सब क्या हैं, ये सब एक प्रकार से रासायनिक अपक्षय या रासायनिक क्रियाएं हैं। जलीयकरण, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण, हिमानीकृत ये कोई क्रिया नहीं रासायनिक। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यही जो है ये रासायनिक अपक्षय का उदाहरण नहीं है, बाकी ऑक्सीकरण, जलीकरण और कार्बनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएं सभी लोग फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं भैया, तो जल गतिक क्रिया यानी कि यांत्रिक
जलगतिक क्रिया यांत्रिक अपक्ष है, ये एक प्रकार से सुमेलित नहीं है। बाकी अपदलन जो है प्याज अपक्ष बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्ष है, ये भी ठीक है। कार्बोनी मतलब कि कार्बोनेशन रासायनिक अपक्ष है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हमने आपको बताया और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे यहाँ पर पूछता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के कि मोहो असंबद्धता जो है पाई जाती कहाँ पर, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती मोहो असंबद्धता, ठीक है। असंबद्धता को लेकर के एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, उसमें बताई थी। हालांकि फिर से मैं आपको बताऊंगा, लिखित वाला मॉडल पेपर आएगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा, बताऊंगा, विस्तार से हर एक चीज़ों का चर्चा करूंगा उसमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है दुनिया की, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। सर्वाधिक या संसार में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है मृत सागर में पाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे गहरा गर्त मैंने आपको बताया है कि भाई मेरियाना ट्रेंच है। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एवरेस्ट है। क्लियर। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। लगभग आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझा। बीच बीच में हमने और भी चीज़ों को बताया, और भी प्रश्नों को बताया, और इसका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी अभी अवेलेबल करवा चुका था मैं ऑब्जेक्टिव का, ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसके अलावा और भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आते रहेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों ने एक प्रकार से बहुत ही मदद की, बहुत ही साथ दिया हमारा, इसी प्रकार से अपना साथ देते रहिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।